नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 अगस्त 2023 के एडिटोरियल और करंट अफेयर्स एनालिसिस में आपका स्वागत है। फ्राइडे है, 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हैं और लगभग 7 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज है। हर कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हर्षित द्विवेदी वीडियोस नाम के मेरे टेलीग्राम चैनल से। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर पीडीएफ को आप मेरे वेबसाइट www.harshitdwedi.com से और मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के स्टडी मटेरियल सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मणिपुर राइट्स के बाद अब हरियाणा में प्रॉब्लम। देखिए, आपको पता ही है कि मणिपुर में एथनिक क्लैशेस हो रहे हैं, वो सॉर्ट आउट हो नहीं पाए हैं। और अब हरियाणा, जो कि बिल्कुल ही नेशनल कैपिटल के बगल में, वहां पे भी 6 जाने चली गई हैं, 2 होम गार्ड्स की और 4 सिविलियंस की। 70 लोग इंजर हुए हैं गुरुग्राम में, सोहना में, नूह में। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी यहां पे तबाह हो चुकी है। हंड्रेड्स लोग अपने घर छोड़ के भाग चुके हैं। हुआ क्या है, तो नूह में 2 टेम्पल्स हैं, उन 2 टेम्पल्स के बीच में एक लोकल रथ यात्रा निकलती है। अब इस पर्टिकुलर यात्रा में, इस हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन में ऐसा बताया जाता है कि इस प्रोसेशन के शुरू होने से पहले ही एक डिवीजिव एनवायरनमेंट बनाया गया, कहीं ना कहीं लोकल जनता को भड़काया गया और एंड में चीजें भड़क गई। ओवरऑल ये नूह एक मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है। डे लॉन्ग यात्रा थी। ओवरऑल हुआ ये कि एक विश्व हिंदू परिषद के पार्टिसिपेंट्स ने आसपास के राजस्थान उत्तर प्रदेश के लोगों को मोबिलाइज किया, स्लोगन्स वगैरह बोले गए और इन स्लोगन्स के चलते हिंदू मुस्लिम विवाद यहां पे भड़क गया। सरकार एकदम से इन विवादों के लिए तैयार थी नहीं, क्योंकि इससे पहले जब इस प्रकार के हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन हुए थे तब कुछ ज्यादा बवाल हुआ नहीं था, शांति थी। बट यहाँ पे एकदम से बवाल हो गया, वायलेंस हुआ। 176 लोगों को अरेस्ट किया गया, 93 एफआईआर यहाँ पे रजिस्टर हुई हैं। वायलेंस प्री मेडिटेटेड था, ऐसा हरियाणा की सरकार का बोलना है। एक बजरंग दल के मेंबर की यहाँ बात की जा रही, काउ विजिलेंट, जिसने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस अपलोड की। सुनने में आया कि मर्डर ऑफ 2 मुस्लिम यूथ में भी इन्वॉल्व थे कुछ लोग जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो जो लोकल मुस्लिम आबादी थी वो यहाँ पे भड़क गई। एक इमाम की भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मर्डर कर दिया गया अंजुमन जामा मस्जिद के सेक्टर 57 में। तो कुल मिला के बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट है ये इंसिडेंट। इस प्रकार के इंसिडेंट्स दिखाते हैं कि आज की डेट में भी जो हमारे देश का सोशल फैब्रिक है वो कितना ज्यादा कमजोर है। और इस प्रकार की चीजों को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा दी जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को सेक्युलर तरीके से, न्यूट्रल तरीके से यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए, अरेस्ट वगैरह करने चाहिए, ताकि इन विजिलेंट्स को आगे ये याद रहे कि भैया आपको धर्म के नाम पे इंडिया के अंदर बवाल नहीं करना है, फिर भी आप किसी भी धर्म के हो, क्योंकि शांति, सुख शांति, देश के सोशल फैब्रिक को बचा के रखना ज्यादा जरूरी है। फिर अगला, इंडिया नीड्स एविडेंस बेस्ड एथिक्स ड्रिवन मेडिसिन। सिद्धेश जादव साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, लोकेश कृष्णा जी ने इस आर्टिकल को लिखा है। और इनका सिंपली ये बोलना है कि भैया देखिए, होम्योपैथी में किसी प्रकार का कोई एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है। रिसेंटली क्या हुआ है कि आयुष मेडिसिनल सिस्टम को मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर से जोड़ने की बात की गई। मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर जैसे कि सर्जरी वगैरह हो गई, पैरासीटामोल की दवाइयां हो गई। तो जब आपकी तबीयत खराब होती है, इस प्रकार की जो दवाइयां हैं आप उनको खाते हो, आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। ये दवाइयां प्रॉपर एविडेंस बेस्ड टेस्टिंग के बाद अप्रूव की गई हैं। आयुष सिस्टम्स को इन मेडिसिनल सिस्टम्स के बराबर करने की बात की जा रही है, जो कन्वेंशनल मेडिसिनल सिस्टम्स हैं उनके बराबर। आयुष हमारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। अब इस आयुष के अंदर ये जो होम्योपैथी वाला है ना, होम्योपैथी सेफ्टी और एफिशिएंसी के बेसिक स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है, ऐसा यहां पे ऑथर बोल रहा है। ओके, द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में होम्योपैथी के सपोर्टर्स ने बोला है कि होम्योपैथी के अंदर एफिशिएंसी है, होम्योपैथी के अंदर कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम के रिस्पेक्ट में एफिशिएंसी है। बट ऑथर यहां पे क्लियर कट बोल रहा है ऐसी कोई एफिशिएंसी होम्योपैथी के अंदर नहीं है। इनका ये बोलना है, एविडेंस ऑन होम्योपैथी एफिशिएंसी इज वीक। जो पहला केयरफुली कंडक्टेड वेल रिपोर्टेड डबल बाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था, न्यूरमबर्ग सॉल्ट टेस्ट, इसने यह बताया कि the symptoms or changes with the homeopaths claim to observe as an effect of their medicines for the fruit of imagination, self-defection and perceived opinion। मतलब होम्योपैथ जो भी टेस्ट वगैरह करके ओवरऑल अपने रिजल्ट्स की एफिशिएंसी को क्लेम करते हैं, ये सब इमेजिनेशन से है, सेल्फ डिफेक्शन है, प्री कंसीव्ड ओपिनियन है। मतलब ओवरऑल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन लैडर में होम्योपैथी बिल्कुल पीछे है। ठीक है ना। सिस्टमैटिक रिव्यूज चाहिए होते हैं, मेटा एनालिसिस चाहिए होती है, एग्जिस्टिंग स्टडीज में जो भी रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उनका क्रिटिकल अप्रेजल चाहिए होता है। ऐसा कुछ भी होम्योपैथी में नहीं हुआ है। मल्टीपल सिस्टमेटिक रिव्यूज होना चाहिए, मेटा एनालिसिस होना चाहिए, अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग प्रोफेशन ग्रुप्स में, एडल्ट्स में कैसा वो दवाई इफेक्ट करेगी, चिल्ड्रन में कैसा इफेक्ट करेगी, प्लेसिबो कंट्रोल्ड वर्सेस अदर ट्रायल टाइप्स, ट्रीटमेंट रिजीम इंडिविजुअलाइज्ड वर्सेस नॉन इंडिविजुअलाइज्ड। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इस हर पर्टिकुलर फील्ड में, थीम में फेल हो जाते हैं।
ठीक है, तो बेसिकली जो हेम्योपैथी की एफिशिएंसी है ये ऑन कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है ना, एविडेंस इसके फेवर में बिल्कुल ना के बराबर है। ओके, अगर आप देखो तो रिसर्चर्स ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि मोर देन हाफ ऑफ द 193 होम्योपैथिक ट्रायल्स इन द लास्ट 2 decades वर नॉट रजिस्टर्ड। जी हाँ, 193 में 50% से ज्यादा होम्योपैथिक ट्रायल्स हैं पिछले 2 decades के, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। और जो अनरजिस्टर्ड ट्रायल हुए हैं होम्योपैथी के, वो ज्यादा एफिशिएंसी दिखाते हैं व्हेन कंपेयर टू रजिस्टर्ड ट्रायल्स। ऑब्वियसली बात है, रजिस्टर्ड ट्रायल्स मॉनिटर्ड होंगे, 10 प्रकार के डॉक्टर उसके रिजल्ट्स को रिव्यू करेंगे। अनरजिस्टर्ड ट्रायल को कौन रिव्यू करता है? तो आपने अनरजिस्टर्ड ट्रायल किया, आपके अनरजिस्टर्ड ट्रायल का प्रॉपर तरीके से रिव्यू नहीं हुआ, ऑडिट नहीं हुआ, किसी बड़े एक्सपर्ट ने उसको चेक नहीं किया, तो उसमें आप कुछ भी एफिशिएंसी दिखा दो, फर्क क्या पड़ता है? ये बात यहां पे बोली है। तो एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक की एफिशिएंसी को प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया गया। अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखो तो उसने वार्न किया अगेंस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स फॉर एचआईवी, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कैंसर। इनफैक्ट आजकल कुछ न्यूज निकल के आ रही है कि कैंसर बेस्ड सॉल्यूशंस भी आप होम्योपैथी में ढूंढ सकते हो, बट इस प्रकार की न्यूज बिल्कुल फर्जी है, फ्रॉड है, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। होम्योपैथिक जो केयर है वो एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल केयर को और पीछे ढकेलती, उसको और डिले करती। होम्योपैथी के जो सपोर्टर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि जो एविडेंस बेस्ड कन्वेंशनल मेडिसिन है उससे आप होम्योपैथी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि होम्योपैथी लॉन्ग टर्म में एक कंसोलिडेटेड इंपैक्ट दिखाती है आपकी हेल्थ पे। और कन्वेंशनल मेडिसिन क्या है कि ओवरऑल कुछ प्रॉपर सॉल्ट्स के बेसिस पे इमीडिएट इफेक्ट दिखाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में होम्योपैथी कन्वेंशनल मेडिसिन से ज्यादा एफिशिएंट है, ऐसा होम्योपैथी के सपोर्टर्स बोलते हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है? ऑथर बोल रहा है कि भाई देखिए, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी को ट्रीट करने के जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो स्टैंडर्ड्स बेसिकली बेस्ड होते हैं रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल पे, सॉल्ट टेस्ट पे। इसमें कलेक्ट किया जाता है, एसेस किया जाता है एविडेंसेस को कोलैबोरेटली। ग्लोबल कम्युनिटी इसके ऊपर एविडेंस बेस्ड एक्शन लेती है। एपिडेमियोलॉजिस्ट ले लो, बायोस्टैटिशियंस ले लो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट रिसर्चर्स ले लो, इंप्लीमेंटेशन मैनेजर्स ले लो, सेवरल अदर्स क्लिनिशियंस, इन सब के कंबाइंड रिव्यू पे ही ओवरऑल एक मेडिसिन इफेक्टिव है नहीं है तय किया जाता है। मल्टीपल डिसिप्लिन जैसे साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कम्युनिटी हेल्थ, इंप्लीमेंटेशन साइंस, पब्लिक पॉलिसी, ये सब यहाँ पे बैठ के काम करते हैं, ओवरऑल डिसीजन लेते हैं, तब जाके पता चलता है कि हाँ भाई, ओवरऑल जो भी फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं वो फैक्ट सही है नहीं है। तो होम्योपैथी एडवोकेट्स इन सारे पैरामीटर्स पे सेट नहीं बैठते। जो भी होम्योपैथिक फ्रेमवर्क्स का सिंथेसिस है, एफिशिएंसी और सेफ्टी का क्लेम है, वो सब गड़बड़ है। ठीक है, फिर एक और बात यहां पे बताई जा रही है, जो कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स हैं किसी पर्टिकुलर वैक्सीन के या फिर दवाई की एफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए, अगर होम्योपैथी ये क्लेम करता है कि उन स्टैंडर्ड से ज्यादा अच्छे स्टैंडर्ड्स है होम्योपैथी के पास, तो क्या होम्योपैथी कोई अल्टरनेटिव एविडेंस सिंथेसिस फ्रेमवर्क लेके आ पाया है जिसके बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर प्रकार के मेडिकल इंटरवेंशन की एफिशिएंसी को इंश्योर किया जा सके? तो जवाब है नहीं, ऐसा होम्योपैथी नहीं कर पाया है। तो बेसिकली होम्योपैथी को यहां पे इस पूरे आर्टिकल में विदाउट एफिशिएंसी क्लेम करने की बात की जा रही है। फिर यहां पे ऑथर ये भी बोल रहा है कि होम्योपैथी को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट जेएम हॉनिगबर्गर के द्वारा 1839 में। आज की डेट में जो होम्योपैथी के सपोर्टर्स हैं वो ये बोलते हैं कि भाई कन्वेंशनल मेडिसिन सिस्टम्स को हटाओ, वो कॉलोनाइज कर रहे हैं इंडिया के मेडिसिन आर्किटेक्चर को, होम्योपैथी को लेकर। होम्योपैथी एक हमारा एंशिएंट कल्चरल प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं कि ये एंशिएंट कल्चरल प्रैक्टिस नहीं है, 1839 में ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो बेसिकली इसको ये बोल देना कि एंशिएंट और कल्चरल लिंक सकता है, ये भी गलत है, हालांकि इसको भी बहुत सारे लोग काउंटर करेंगे। फिर होम्योपैथी के सपोर्टर्स गांधी जी को कोट करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को कोट करते हैं, बट ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि गांधी जी की राइटिंग्स में और टैगोर की भी राइटिंग्स में कोई बहुत बड़ा एविडेंटरी क्लेम नहीं है होम्योपैथी को लेके। तो हर एस्पेक्ट पे होम्योपैथी की एफिशिएंसी को यहाँ पे किकबैक किया जा रहा है। आपकी होम्योपैथी के बारे में क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं राय जानना चाहूंगा, क्योंकि होम्योपैथी की एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। फिर अगली बात करते हैं न्यूक्लियर सिग्नलिंग, द नीड फॉर न्यू गार्ड रेल्स। देखिए, यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट के चलते न्यूक्लियर रेटोरिक की काफी बात हो रही है पूरी दुनिया में। पहले कोल्ड वॉर के समय पे यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया की, उस समय पे यूएसएसआर हुआ करता था, उसकी बात की जाती थी न्यूक्लियर राइवलरी के रिस्पेक्ट में। फिर जब यूएसएसआर टूट गया, रशिया बन गया, तो यूएस वर्सेस रशिया वाली जंग खत्म हो गई, नॉर्थ कोरिया, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान वाला मुद्दा सामने निकल के आ गया। आज की डेट में भी ओवरऑल न्यूक्लियर वॉर की बात होती है, रशिया के रिस्पेक्ट में ही बात होती है। जून 2021 में यूएस और रशियन प्रेसिडेंट्स जो बाइडेन और व्लादिमीर पुतिन मिले जेनेवा में, न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल को यहां पे प्रायोरिटी दी गई, बट इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं मिली। रशियन ट्रूप का प्रेजेंस यूक्रेनियन बॉर्डर पे बेलारूस में बढ़ता जा रहा था। तो सीआईए के जो डायरेक्टर थे, सेंट्रलाइज इंटेलिजेंस एजेंसी यूएस के,
बिल बर्न्स वो गए मॉस्को में, चीजों को बोला कि भैया शांत करिए, अगर यूएस ने बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाया तो एक्शन होंगे, रेपरकशंस होंगे। रशिया माना नहीं। जनवरी 2022 में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव से मिले, अपना मैसेज दिया। रशिया माना नहीं। रशिया ने बोला कि नाटो रशिया के बॉर्डर के पास नहीं चाहिए। यूएस माना नहीं। और फाइनली 24 फरवरी रशिया ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया यूक्रेन के अंदर। उसके बाद से रशियन एग्रेशन को यूएस डेटर करने की कोशिश कर रहा है। नाटो की बात की जाए तो नाटो के लीडर्स मिले अपने रिस्पांस को तय करने के लिए। यूएस ने तो साफ साफ बोल दिया कि हम यूक्रेन के साथ इस पर्टिकुलर वॉर में खड़े हैं। और नाटो ने भी बहुत हद तक इस रशिया यूक्रेन वॉर में पीछे से यूक्रेन की बहुत प्रकार से मदद की है। पहले तो रशियन रिजर्व्स को यहां पे फ्रीज किया गया, बहुत सारे फाइनेंशियल, एनर्जी रिलेटेड और पॉलिटिकल सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर। बहुत और प्रकार के मिलिट्री असिस्टेंस, लीथल और नीथल, नॉन लीथल दिए गए। इंटेलिजेंस शेयरिंग दी गई यूक्रेन को। सप्लाई ऑफ एम्यूनिशंस, वेपन सिस्टम्स। भैया वेपन सिस्टम्स तो जबरदस्त तरीके से मिले हैं वेस्टर्न कंट्रीज से यूक्रेन को। कौन कौन से? तो जेवलिन एंड स्टिंजर मिसाइल्स, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस बैटरीज, लॉन्ग रेंज हिमार, स्टॉर्म शैडो, स्कार्प लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और अब F-16। तो कुल मिला के ओवरऑल इसी वेस्टर्न मदद पे, खासकर यूएस की मिलिट्री एड पे ही यूक्रेन रशिया के खिलाफ इस पर्टिकुलर जंग में इतने लंबे समय तक टिक पाया। 7 फरवरी 2022 को मिस्टर पुतिन ने वार्न किया कि अगर यूक्रेन ने वापस क्रीमिया लेने की कोशिश की और यूरोपियन कंट्रीज ने ओवरऑल यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया रशिया के अगेंस्ट, तो हिसाब अच्छा नहीं होगा, इसके कंसिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। जब आता है न्यूक्लियर वेपन्स को प्रयोग करने की, तब एक चीज रशिया ने साफ साफ बोली कि अगर रशिया के सामने एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आती है, मतलब कभी ऐसा लगता है कि ओवरऑल रशिया की एग्जिस्टेंस पे सवाल आ रहा है, तब डेफिनेटली वो न्यूक्लियर फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे। और आप सबको पता है दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स रशिया के पास है। तो भैया कुछ कंट्रीज हैं यूरोप की, जैसे पोलैंड, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, उन्होंने अपने फाइटर जेट्स को यूक्रेन को देने से मना कर दिया, क्योंकि रशिया ने धमकी दी थी कि हम तुम्हारे एयरफील्ड्स के ऊपर बॉम्बिंग कर देंगे। बाकी जो स्ट्रांग कंट्रीज हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यूएस हो गया, ये सब नहीं डरी, वो नाटो को, वो यूक्रेन को पीछे से सप्लाई देती नहीं। ओके। हालांकि एक बात क्लैरिफाई की गई है कि भाई मिलिट्री एड नहीं मतलब न्यूक्लियर एड नहीं प्रोवाइड की जाएगी वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा यूक्रेन को। मतलब कल की डेट में ओवरऑल अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन से अटैक करता है यूक्रेन के ऊपर, तो चूंकि नाटो का मेंबर यहां पे नहीं है यूक्रेन, तो ऑब्वियस सी बात है नाटो के न्यूक्लियर सिक्योरिटी एम्बेड के अंदर यूक्रेन नहीं आता है। लेकिन अपने आप में वो बहुत डेंजरस बात आ जाएगी, रशिया कभी न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर दे। और देखिए रशिया के पूरे चांसेस है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। देखिए रशिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन आई अपडेटेड जून 2020 में। इसमें दो कंडीशंस बताई रशिया ने जिसके अंदर वो न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि भाई अगर खुद न्यूक्लियर वेपन्स या वास ऑफ वेपन्स डिस्ट्रक्शन यूज हो जाते हैं रशिया के अगेंस्ट, तो देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, इन केस ऑफ एग्रेशन अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन एंड यूज ऑफ, देखिए पहली चीज, अगर रशिया के अगेंस्ट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल होते हैं तब रशिया पलट के इस्तेमाल करेगा। एक तो ये बात। दूसरा, अगर कन्वेंशनल वेपन्स के बेसिस पे ट्रेडिशनल वॉरफेयर में रशिया की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आती है, कल की डेट में अगर यूक्रेन की फोर्सेस नाटो के साथ मिलकर घुस जाती हैं, सेंट पीटर्सबर्ग पे कब्जा कर लेती हैं, मॉस्को तक पहुंच जाती हैं, तब रशिया की एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी। जब एग्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी तब रशिया यहां पे न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर देगा। तो एक लिमिट से ज्यादा अगर तुम, मतलब जो रशिया यूक्रेन की धरती में कर रहा है, अगर वही चीज रशिया की धरती पर रशिया के साथ होने लग गई तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग कर लेंगे। ये बात उन्होंने यहां पे बोल दी है। अब कोल्ड वॉर से हमें क्या लेसन मिला? कोल्ड वॉर से हमें लेसन मिला न्यूक्लियर डेटरेंस का। डेटरेंस क्या होता है? डेटरेंस बेसिकली इस एजम्पशन पे बेस्ड होता है कि भाई लड़ो मत, लड़ोगे तो दूसरा वाला भी बहुत ताकतवर है, ओवरऑल उससे जो रिप्लाई आएगा वो आपको लंबे समय में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो न्यूक्लियर डेटरेंस ने यही कॉन्डोम बना के रखा जिसके चलते वर्ल्ड वॉर 3 नहीं छिड़ा। कोल्ड वॉर के समय पे यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे से भरसक नफरत करते थे, बट उसके बावजूद भी एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं किया। क्यों अटैक नहीं किया? उसका सिंपल रीजन है भाई, दोनों कंट्रीज के पास ओवरऑल न्यूक्लियर वेपन्स है, तो न्यूक्लियर डेटरेंस यहां पे प्ले में आ गया। अगर यूएसएसआर के ऊपर किसी ने भी पहला स्ट्राइक नहीं की, सरप्राइज स्ट्राइक, क्योंकि सबको पता था कि अगर पहली तुमने न्यूक्लियर सरप्राइज स्ट्राइक कर भी दी तो पलट के तो न्यूक्लियर वेपन्स का जवाब आएगा ही आएगा, फिर चाहे वो यूएस हो चाहे यूएसएसआर हो। आज की डेट में भी वही आइडियोलॉजी यहां पे एग्जिस्ट करती। तो रशिया ने बोल दिया कि जब हमारी खत्म होने के हालात आ जाएंगे तब हम न्यूक्लियर वेपन्स को यहां पे इस्तेमाल कर लेंगे।
तो भाई यूएस को अब थोड़ा सोच समझ के चीजें करनी चाहिए। यूएस की इतनी बड़ी वेपन सप्लाई के चलते ही यूक्रेन इतने लंबे समय तक जंग में टिक पा रहा है। बेटर यही रहेगा कि यूक्रेन को वेपन्स देने बंद कर दो, ताकि यूक्रेन के पास पीछे सप्लाईज बंद हो जाएंगी, वॉर ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्योंकि रशिया ऑक्युपाइड इलाके से वापस तो जाने वाला है नहीं। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि ओवरऑल किसी और कंट्री की सोवरेनिटी के रिस्पेक्ट में यूएस हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए आया है। तो यूक्रेन वॉर को यहां पे रोकना जरूरी है। तो जितने ज्यादा सोफेस्टिकेटेड वेपन्स यहां पे यूक्रेन को प्रोवाइड करेंगी वेस्टर्न कंट्रीज, उतना ही ज्यादा आगे आने वाले समय में इस वॉर को बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स के फ्यूचर में प्रयोग की पॉसिबिलिटी बढ़ सकती है। इसलिए एस्केलेशन की बजाय डी एस्केलेशन पे यहां पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है भाई, मेंटरशिप कोर्स के बारे में दोस्तों हल्का फुल्का मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरा मेंटरशिप कोर्स चालू है लिम्स 2024 का और यूपीएससी मेंस 2024 का कंसोलिडेटेड कोर्स। कल शाम को भी इस पर्टिकुलर कोर्स में 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस को मैंने अपलोड किया है। एक वीडियोस राइट टू इंफॉर्मेशन की थीम पे है, एक है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की थीम पे, और एक है बायो फोर्टिफिकेशन की थीम पे। तो ये तीनों थीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एथिक्स थ्रू एग्जाम्पल्स एंड फॉर्मूलाज की जो सीरीज चल रही है, उस पर्टिकुलर सीरीज में भी 2 और वीडियोस बन चुकी हैं, जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। और उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में फेडरलिज्म के साथ साथ अमेरिकन रेवोल्यूशन भी जल्दी अपलोड होगा। तो धीरे धीरे पीछे के एंगल पे ओवरऑल कंटेंट बन रहा है, आपके लिए मैं अपलोड करता रहूंगा। तो आप चाहें तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हैं www.harshidvedi.com पे। ठीक है, या फिर आप ओवरऑल मेरी ऐप हर्षित द्विवेदी एजुकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड से, iOS से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पे आप ओवरऑल मेरे इस लेक्चर को अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। इस समय भी चूंकि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं तो 5% डिस्काउंट भी चालू है। और जिन जिन लोगों ने भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स की कल बधाइयां दी हैं, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है, देखिए बहुत सारे मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूं जो कि बहुत वायरल होते हैं, लेकिन उसमें भी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ नॉलेजफुल कंटेंट वर्ल्ड रिलेशंस के रिस्पेक्ट में, इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में मैं आपको दूं, साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट में मैं आपको दूं। तो उस प्रकार का कंटेंट भी मैं बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा वायरल कंटेंट है। तो मुझे पता है कि मेरे चैनल पे जितने भी लोग हैं सब यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले नहीं है। यहां तक जो मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे होंगे वो यूपीएससी प्रिपरेशन वाले हैं। बहुत सारे बच्चे तो बहुत लंबे समय से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ट्रस्ट इन मी। इस प्रकार की एडिटोरियल की यूजफुल वीडियोस, एग्जाम्स प्रिपरेशन से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस, पहले जो भी वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई है वो सब अवेलेबल रहेंगी आपकी पढ़ाई के लिए। चलिए भाई, आगे चलते हैं। करंट अफेयर्स की एनालिसिस में जो पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था। जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है भाई, अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट में जब 370 का मुद्दा पहुंचा, कपिल सिब्बल साहब अपोजिशन के बिहाफ पे कह रहे हैं कि 370 को नहीं हटा सकती थी सरकार। तो कपिल सिब्बल साहब का यहां पे ये बोलना है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था आर्टिकल 370 के अंदर, इसने परमानेंसी अडॉप्ट कर ली थी, इसको हटाना हमारी, आप कह लो, सरकार के लिए पॉसिबल नहीं था। ठीक है, कपिल सिब्बल साहब ने यहां पे सबमिशन किया कि देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अवेलेबल टू रिवोक आर्टिकल 370 एंड द प्रोविजन हैज अटेन्ड अ परमानेंट कैरेक्टर आफ्टर 1957 व्हेन द जेएनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व्ड, लीविंग द आर्टिकल अनचेंज्ड। देखिए, समझिए बात को। जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ओवरऑल कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में, आपको पता है दोस्तों, देश आजाद होने के बाद पाकिस्तान ने ट्राइबल्स की मदद से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आज का है वहां पर अटैक कर दिया। तो थोड़ा बहुत इलाका उनके कंट्रोल के अंदर चला गया, हालांकि वो है हमारा। ओके, उसके बाद जो कश्मीर हमारे पास रहा, महाराजा हरि सिंह ने जो हमारे साथ डील साइन की, तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था कि इस पर्टिकुलर कश्मीर के रीजन का एक स्पेशल स्टेटस होगा। और स्पेशल स्टेटस को अगर आपको बदलना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और इंडिया की पार्लियामेंट को डिस्कस करना पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो अब डिसॉल्व हो चुकी है 1957 में। तो अब टेक्निकली कपिल सिब्बल साहब के सबमिशन के हिसाब से प्रेजेंट लीगल सिचुएशन ये है कि अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को हटाना है, 370 को एब्रोगेट करना है, तो आप नहीं कर सकते, वो परमानेंट बन चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट के डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, चीफ जस्टिस ने पूछा कि अगर आप ये बोल रहे हो कि आर्टिकल 370 परमानेंट हो चुका है, तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि आर्टिकल 370 इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहां पे पलट के कपिल सिब्बल साहब ने क्या बोला, देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यहां पे क्या बोला, बट इज इट नॉट पॉसिबल दैट सच अ कॉम्पैक्ट कुड बी ओवररिडन बाय द सोवरेन ऑफ द सक्सीडिंग स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसका क्या मतलब है, देखिए समझिए। आर्टिकल 370 कौन से बेसिस पे अडॉप्ट किया गया था? जो प्रिंसली स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन दोनों ने मिलकर आर्टिकल 370 को अडॉप्ट किया था, जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से मिला लिया गया था।
तो अब टेक्निकली जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसके बेसिस पे अकेले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर आर्टिकल 370 को अंडू नहीं कर सकता। यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया क्या दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये आपका जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो 5 अगस्त 2019 को जो रेजिडुअरी पावर थी राज्य की सरकार की, उसको हटा दिया गया आर्टिकल 367 क्लॉज 4 क्लॉज डी जोड़ के, ठीक है ना, जिसने रिप्लेस कर दिया एक्सप्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट को लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट से। समझ गए भाई? तो आर्टिकल 370 क्लॉज 3 के अंदर जो शब्द थे, जो फ्रेज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट, इसको बदल के क्या कर दिया गया, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर की एक तो इलेक्टेड सरकार रही नहीं, यूनियन टेरिटरी बन गई, और उस यूनियन टेरिटरी के अंदर भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली बन के आएगी वो जो बोलेगी वो होगा। और ऑब्वियस सी बात है, वो नई लेजिस्लेटिव असेंबली तो ये बोल ही देगी कि आर्टिकल 370 हटाओ, जम्मू एंड कश्मीर को बाकी देश से मिलना चाहिए। तो जीवाई चंद्रचूड़ साहब यहां पे ओवरऑल सरकार का जो तरीका था आर्टिकल 370 हटाने का, उसके ऊपर तो थीसिस कर ही रहा है, उसके ऊपर तो बातचीत कर ही रहा है। साथ साथ डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने यह भी पूछा अपोजिशन से, कपिल सिब्बल साहब से, कि भाई देखो, अगर एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में और जम्मू एंड कश्मीर की प्रिंसली स्टेट के बीच में, तो अब जम्मू एंड कश्मीर का प्रिंसली स्टेट तो एग्जिस्ट करता नहीं है, इस बात को डेकेड्स बीत चुके हैं, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पे डिसीजन नहीं ले सकता आर्टिकल 370 हटाने का? कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि नहीं ले सकता, क्योंकि ओवरऑल इसको हटाने की ताकत जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास थी। असेंबली 1957 में डिसॉल्व हो गई। इस समय पे जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट इलेक्टेड गवर्नमेंट की असेंबली थी, उसको भी यहां पे यूनिलैटरली डिसॉल्व कर दिया गया, और उसके बाद अपने आप से केंद्र की सरकार ने डिसीजन ले लिया। यह तरीका यहां पे गलत है। जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने पूछा कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है आर्टिकल 370, तो यहां पे कपिल सिब्बल साहब ने बोला कि नहीं नहीं भाई, बेसिक स्ट्रक्चर तो नहीं है साहब, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जिस तरीके से दो सोवरेन ने आपस में मिलकर एग्रीमेंट किया, तो उस एग्रीमेंट को तोड़ने के लिए भी दूसरे सोवरेन से परमिशन लेनी चाहिए। बट हमारी सरकार का तो यही लॉजिक है कि अब दूसरा सोवरेन एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल वन सोवरेन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब यहाँ पे ओवरऑल सारी डिबेट चालू है। सुप्रीम कोर्ट में अभी और डिबेट चलेगी, आगे जो भी अपडेट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। लैपटॉप और टैबलेट के इंपोर्ट पे कर लगा दिए गए हैं सरकार के द्वारा। अब फॉरेन मेड लैपटॉप को इंडिया के अंदर और टैबलेट्स को इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो डेल, एचपी, एप्पल के लैपटॉप्स को अब इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो केंद्र की सरकार ने थर्सडे को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इंपोर्ट ऑफ ऑल लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन एंड स्मॉल फैक्टर पर्सनल कंप्यूटर्स, इन सबको लाइसेंसेस चाहिए इंडिया के अंदर इंपोर्ट करने के लिए। तो इसके चलते लैपटॉप और टैबलेट की अवेलेबिलिटी इंडियन मार्केट में कुछ समय के लिए थोड़ी कम जरूर हो सकती है। और खासकर जो ब्रांड्स यहाँ पे अफेक्टेड हैं वो ये हैं जो फॉरेन में असेंबल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल हो गया, एचपी हो गया, लेनोवो हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है ना। इंडिया के अंदर भी असेंबल हो रहे हैं, फॉरेन के अंदर भी असेंबल हो रहे हैं। तो जो फॉरेन असेंबल्ड है वो असेंबल्ड फॉर्म में इंडिया के अंदर अगर लेके आने हैं तो भैया लाइसेंस चाहिए। हालांकि बैगेज रूल के अंदर आप ओवरऑल इंपोर्ट कर सकते हो। मान लो कोई इंडिविजुअल बाहर गया, ठीक है ना, या फिर बाहर सेटल्ड है, वहां पे उसने एक लैपटॉप को खरीदा और वो एज अ बैगेज एक लैपटॉप या टैबलेट को पर यूनिट, पर पर्सन लेके आता है, तो फिर वो लेके आ सकता है, उस पर इंपोर्ट को बैन नहीं किया जाएगा। क्योंकि फिर कई बार क्या होता है कि जो एयरपोर्ट में बैठे हुए कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अपने लैपटॉप की रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट दिखाओ। क्योंकि क्या बिल्कुल ही बैन कर देगी सरकार तो क्या होगा, मान लीजिए आप ओवरऑल अपना लैपटॉप लेके बाहर घूमने गए, लंदन घूमने गए। अब लंदन से जब आप वापस लौट के आए तो इमिग्रेशन में कस्टम वालों ने, इंडिया वालों ने आपको पकड़ लिया और बोला कि लैपटॉप कहां से लाए हो। वो बोलेंगे लैपटॉप तुम बाहर से खरीद के लाए हो। तो अगर बाहर गए हो, वहां पे आपने कोई लैपटॉप खरीदा, उसको वापस लेके आ रहे हो, तो बैगेज रूल्स के तहत आप एक पीस पर यूनिट, पर पर्सन वापस लेके आ सकते हो। लेकिन हाँ, बड़े स्केल पर अगर लैपटॉप का इंपोर्ट हो रहा है तो भैया उसमें लाइसेंस लगेगा। तो क्या आप ऑर्डर कर सकते हो फॉरेन कंट्री से लैपटॉप को? देखिए, ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप Amazon.com की वेबसाइट पे जाके यूएस से सीधे लैपटॉप ऑर्डर करते हो, आप कर सकते हो, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि फिर कस्टम ड्यूटी वगैरह लगेगी उस पर, तो उसके दाम बढ़ जाएंगे। जब डायरेक्ट ब्रांड्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट करते थे बल्क में और फिर इंडियन मार्केट में बेचा करते थे, तब जो प्राइसेस आपके पास अवेलेबल थे, प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो अभी के लिए अगर कोई एचपी का लैपटॉप 40,000 का होगा मार्केट में, तो आराम से 60-65,000 का मिलेगा अगर आप इंडिविजुअली फॉरेन की वेबसाइट से उसको परचेज करते हो। क्योंकि फिर वो एक इंडिविजुअल पीस की तरह इंडिया के अंदर आएगा, लॉजिस्टिक चार्जेस बढ़ेंगे, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी अलग से लगेगी, तो ये सारे चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो अब शिपिंग फीस और इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंसिव प्रोस्पेक्ट बना देंगे लैपटॉप्स को खरीदना। सरकार ने स्टेप क्यों लिया? सरकार ने स्टेप इसलिए लिया है ताकि डोमेस्टिक मेड लैपटॉप्स का नंबर बढ़े। ऐसा नहीं है कि एचपी,
डेल, लेनोवो इस प्रकार के लैपटॉप्स को इंडिया के अंदर बेचने के लिए उनको फॉरेन में असेंबल करने की जरूरत पड़े, ज्यादातर ये असेंबली या तो ताइवान में होती है, चाइना में होती है। तो डेफिनेटली अब एचपी, डेल, लेनोवो जैसी कंपनीज के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, उनको अपनी असेंबलिंग फैक्ट्री इंडिया के अंदर बनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में देखिए, इन पर्टिकुलर ब्रांड्स के लिए इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा बड़ा है। ये पर्टिकुलर ब्रांड्स लॉन्ग टर्म में बड़ी ग्रोथ कर ही नहीं सकती अगर इंडियन मार्केट इनके पास नहीं है। और सरकार ने ये कंडीशन, ये इंपोजिशन सिर्फ इसलिए लगाया है क्योंकि आगे आने वाले समय में सरकार क्लियर कट इन कंपनीज को निर्देश दे रही है कि भैया आप अपने असेंबलिंग प्लांट इंडिया के अंदर क्यों नहीं लगा रहे हो। अरे भाई, इंडिया के अंदर भी तो सारी फैसिलिटीज हैं, तुम चाइना के अंदर ही क्यों असेंबल करके इंडिया के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो जब तुम्हारे पास इतनी प्रकार की स्कीम्स हमने अवेलेबल करवा रखी हैं। तो बेसिकली इस इंपोर्ट लाइसेंस की स्कीम के थ्रू कुछ समय के लिए जरूर डोमेस्टिक मार्केट में कमी पड़ सकती है चीजों की, बट लॉन्ग टर्म में ये हमारे देश के लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा ही देगा। फिर अगला, कूप्स इन नाइजर। नाइजर में जो कूप हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, उसकी बात हुई। 26 जुलाई को नाइजर की मिलिट्री ने कूप किया, प्रेसिडेंट मोहम्मद बजूम को हटा दिया गया। जो हेड है नाइजर के प्रेसिडेंशियल गार्ड के, अब्दुल रहमान तिचियाने, ये बन चुके हैं हेड ऑफ द ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। ओके, जब इनसे पूछा गया कि भाई आपने इस पर्टिकुलर रिजाइम को क्यों हटाया, तो उन्होंने बोला कि भैया सिक्योरिटी सिचुएशन डिटेरियोरेट हो रही है, बैड गवर्नेंस है, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को डिसमिस कर दिया है, नेशनल बॉर्डर्स क्लोज कर दिए, सारे इंस्टीट्यूशंस को सस्पेंड कर दिया। मिलिट्री ने ब्लेम किया वर्सनिंग सिक्योरिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस को। यूएस और फ्रेंच ट्रूप्स अवेलेबल हैं नाइजर की धरती पर, बट उनके अवेलेबल होने के बावजूद भी नाइजर इंसर्जेंसी की परेशानियों को नहीं सुधार पा रहा है। जो ग्रुप्स लिंक्ड है अलकायदा से, इस्लामिक स्टेट से, बोको हराम से, वो अभी भी नाइजर के नॉर्थ साउथ वेस्ट में मलियान में ऑपरेट कर रहे हैं, साउथ ईस्ट में नाइजीरियन बॉर्डर्स के पास ऑपरेट कर रहे हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के हिसाब से 198 पीपल नाइजर के अंदर मर चुके हैं इंसर्जेंट्स अटैक में 2022 में। नाइजर के अंदर 6th हाईएस्ट सिविलियन डेथ टॉल है। नाइजर के अंदर हैवी इन्फ्लेशन है, करप्शन है और फूड इनसिक्योरिटी है। मिस्टर बजूम ताकत में आए थे 2021 में, वो नाइजर का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन प्रोसेस था, लेकिन उसके बाद से मिस्टर बजूम ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करने की कोशिश की। इन रिफॉर्म्स के चलते जो नाइजर की मिलिट्री है, जो प्रेसिडेंशियल गार्ड है, ओवरऑल उनके इंसेंटिव्स वगैरह को कम किया गया, उनकी ताकत को कम किया गया, बहुत सारे मिलिट्री जनरल्स को जबरदस्ती रिटायर करा दिया गया। तो मिलिट्री जनरल्स ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज थे और बजूम को यहाँ पे उसकी कुर्सी से हटा दिया। इस पर्टिकुलर एक्शन से यूएन, यूएस, जर्मनी, फ्रांस कोई भी खुश नहीं है। सबने इस पर्टिकुलर कूप को कंडेम किया है। यूएन ने अपनी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस को नाइजर में बंद कर दिया है। यूरोपियन यूनियन ने हर प्रकार का सिक्योरिटी कॉपरेशन बंद कर दिया है। यूएस ने अनफ्लैगिंग सपोर्ट दिया है मिस्टर बजूम को, बोला इनको तुरंत छोड़ा जाना चाहिए। और फ्रांस ने बोला है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को रीइंस्टेट करो, डेमोक्रेटिक इलेक्टेड सिविलियन गवर्नमेंट को रीइंस्टेट करो, और अगर फ्रेंच एसेट्स के ऊपर, फ्रेंच एम्बेसी के ऊपर किसी भी प्रकार का अटैक होता है नाइजर में, तो फ्रांस बहुत जबरदस्त तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो भाई देखिए, नाइजर में जो हुआ है ये कहीं ना कहीं होना ही था। जो साहिल रीजन की गवर्नमेंट है अफ्रीका के अंदर, वहां पे इंसर्जेंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे फिर वो माली हो, बुर्किना फासो हो, सूडान हो। नाइजर भले ही एक डेमोक्रेटिक पावर बना था 2021 में, वो अपने आप में एक एक्सेप्शन था, बट जो ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं आपकी नाइजर के अंदर, वो माली और बुर्किना फासो जैसी ही है। भले ही 1100 यूएस ट्रूप्स वहां पे आज भी डिप्लॉयड है। तो ओवरऑल भले ही इस पर्टिकुलर स्टेप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बट डिटोरेटिंग सिक्योरिटी सिचुएशन के चलते, बढ़ती इस्लामिस्ट इंसर्जेंसी के चलते और डेटोरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन के चलते यहां पे लोग भी कुछ हद तक इस कूप को सपोर्ट कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं, सारे लोग कूप को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो ये सारी चीजें यहां पे चल रही हैं। 44 लाख लोगों को इमीडिएट बेसिस पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की जरूरत है, लेकिन ऑब्वियसली बात है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यूनाइटेड नेशंस की तरफ से अब बंद हो चुका है। 1500 फ्रेंच ट्रूप्स अभी भी इंसर्जेंसी के लिए लड़ाई कर रहे हैं नाइजर के अंदर। इकोनॉमिक एंगल एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये हो रहा है, नाइजर अगर आप देखो तो दुनिया भर का 7% यूरेनियम सप्लाई करता है, और नाइजर में जितना भी यूरेनियम का प्रोडक्शन हो रहा था 25.4% फ्रांस और यूरोप के पास जा रहा था। तो यूरेनियम की सप्लाई अब शॉर्ट टर्म में फ्रांस के पास बंद हो सकती है, और यह फ्रांस और यूरोप के लिए एक टेंशन की बात है। इसलिए फ्रांस चाहता है कि डेमोक्रेटिक सिविलियन गवर्नमेंट रीइंस्टेट हो जाए, बट उसका रीइंस्टेट होना यहां पे काफी मुश्किल हो गया। ठीक है, इकोवास के लीडर्स ने भी यहां पे बोला है कि ये पर्टिकुलर कूप गलत है, तुरंत सिविलियन सरकार को रीइंस्टेट करिए। बट ये सब तो माली, बुर्किना फासो में भी बोला था, लेकिन वहां पे आज भी मिलिट्री सरकार चालू है। माली और बुर्किना फासो ने नाइजर के साथ सॉलिडारिटी जताई है। गिनी में भी ओवरऑल मिलिट्री गवर्नमेंट है, उसने भी यहां पे सॉलिडारिटी बताई है और बोला है कि जो इकोवास धमका रहा है, जो सैंक्शंस लगाने की बात हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, हमें फ्रीडम के साथ रहने की जरूरत है। रशिया की बात की जाए
तो रशिया यहाँ पे बोल रहा है ठीक है भाई, वायलेंस मत करो, इस प्रकार की एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी मत करो, लेकिन रशियन फ्लैग्स को वेव किया जा रहा है नाइजर में, लॉन्ग लिव रशिया, लॉन्ग लिव पुतिन, डाउन विद फ्रांस के नारे लगाए जा रहे हैं। कुल मिला के एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट कैपिटलिज्म के चलते बढ़ रहा है और फ्रांस के फेवर में चीजें बढ़ रही, सॉरी रशिया के फेवर में चीजें बढ़ रही, रीजन बीइंग फ्रांस को इस समय पे एक एंटी वेस्ट कंट्री माना जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज को कैपिटलिज्म के साथ एसोसिएट किया जाता है और रशिया को एक ऐसी कंट्री समझा जा रहा है जो कि नाइजीरियंस को एज एन इक्वल लेके चलती, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये बहुत हद तक अपनी चीजों में कॉलोनियल है, रेसिस्ट हैं, तो वो कभी भी इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देती नाइजर के लोगों को। तो इस प्रकार की बातें ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रही। ओके, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बात आ रही है। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस, यूएस, अब यूएस भले ही कितना भी फर्जी रहा हो, लेकिन दुनिया भर में डेमोक्रेसी का परचम तो लिए घूमता रहता है। रशिया एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है नहीं। मिलिट्री लीडर्स के लिए रशिया का आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल सिस्टम फॉलो करना उनके लिए काफी कन्वीनियंट है। और नाइजर वॉज वेरी मच प्रोन टू अ कूप दोस्तों। 1960 तक लेके अब तक नाइजर में 4 कूप्स हो चुके हैं और बहुत सारे अटेम्प्टेड कूप्स हैं। आखिरी अटेम्प्टेड कूप 2021 में था। कुछ दिन पहले जब बजूम ताकत में आए थे इलेक्ट होने के बाद, उस समय पे भी इलेक्टेड सरकार को और मिलिट्री अथॉरिटीज द्वारा पावर को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। जब भी कूप्स होते हैं तो वो एक मैनिफेस्टेशन होता है फ्रस्ट्रेशन का इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऊपर, और साहेल रीजन में ये फ्रस्ट्रेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो पॉपुलर डिसकंटेंट बहुत ज्यादा है, प्रो कूप बहुत सारे एजिटेशंस हो रहे हैं आपके ये नाइजर के अंदर। नाइजर के हालात काफी खराब है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। व्हाट इज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल फेसिंग अपोजिशन? ये क्या चीज है भैया? राज्यसभा ने पास कर दिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल 2021, लोकसभा में ऑलरेडी पास हो चुका है। अपोजिशन वाले जब बवाल मना रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे, केंद्र की सरकार ने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल पास कर दिया। ये पर्टिकुलर एक्ट बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करता है, सस्टेनेबल यूज एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स की बात करता है, लेकिन जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं ये बिल्कुल उल्टे हैं। देखिए क्या है, जो भी कंपनीज इन्वॉल्व हैं आयुष इंडस्ट्री में, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी में, बेसिकली इन अमेंडमेंट्स के थ्रू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने की बात की जा रही है। कंपनीज जो कि इन पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर रही हैं उनको और कन्वीनियंस देने की बात की जा रही है, लेकिन ये कन्वीनियंस लोकल कम्युनिटीज के एक्सपेंस पे है, ऐसा ये बोला जा रहा है। देखिए बेसिकली जो कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो आयुष इंडस्ट्री है, इसके ऊपर यह बोला जाता है कि जो भी लोकल प्लांटेशन वगैरह है, लोकल क्रॉप्स हैं, लोकल बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल करके आप बेनिफिट्स रीप कर रहे हो, उन बेनिफिट्स को आपको लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर करना है। अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, चूंकि आप उनके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हो तो बेनिफिट्स को भी आप उनके साथ शेयर करोगे, सिंपल बात है। ठीक है, लेकिन अब देखिए एक यहां पे प्रॉब्लम है। कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज, इसको आपको समझने की जरूरत है। समझना यहां पे क्लियर इसलिए नहीं क्योंकि कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज को कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो बड़े स्केल पे यहां पे जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको मदद दी जा रही है। कैसे मदद दी जा रही है समझने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ट्रेडर्स हैं, वो लोकल लेवल पे इकोलॉजिकल नॉलेज के बेसिस पे पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन लोकल कम्युनिटीज के साथ उस पैसे को शेयर नहीं करते हैं। क्या बोला जा रहा है? A 2022 investigation by Center for Science and Environment showed that in many states there was no data available of money received from companies and traders for excess benefit sharing, and in cases where money was collected, the same wasn't shared with local communities. तो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि अगर आप लोकल इकोलॉजिकल रिसोर्सेज के बेसिस पे कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन करके आयुष प्रोडक्ट्स को बेच के पैसा कमाते हो, तो उस पैसे को आप लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर करोगे, लेकिन ये पैसा लोकल कम्युनिटीज के साथ शेयर नहीं हो रहा है। 2016 में एक केस हुआ था, उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने दिव्या फार्मेसी को एक नोटिस भेजा। ये जो दिव्या फार्मेसी है बाबा रामदेव पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट की एक सब्सिडरी है। इस नोटिस में ये लिखा गया था कि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी दिव्या फार्मेसी ने इस्तेमाल किए वो बिना उत्तराखंड बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को बताए हुए किए, और इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से जो भी प्रोडक्ट्स बना के, प्रोडक्ट्स बेच के पैसा कमाया गया, उस पैसे को लोकल लोगों के साथ शेयर नहीं किया गया। तो कुल मिला के यहां पे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का जो जजमेंट था वो आपके बाबा रामदेव की पतंजलि योग की सब्सिडी दिव्या फार्मेसी के अगेंस्ट था। दिव्या फार्मेसी ने डेफिनेटली इस डिसीजन को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन वो हार गए। तो कुल मिला के ओवरऑल अब तक जो रेगुलेशंस थे वो रेगुलेशंस इस चीज के ऊपर बात कर रहे थे कि भाई आपको जो भी बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं बायोलॉजिकल सोर्सेस को इस्तेमाल करके, उन बेनिफिट्स को आप लोगों तक पहुंचाओगे, लोगों के साथ शेयर करोगे। लेकिन कुल मिला के दोस्तों अब ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट उस हर चीज को अंडू कर रहा है। 2015 में उस समय के एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब ने साफ साफ बोला था कि इंडस्ट्री अगर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का फायदा उठा के पैसा कमा रही है
तो उस पैसे को, उस प्रॉफिट को लोकल लोगों के साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। लेकिन अब इस नए बिल के बाद जो स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन सेक्शन है ना, उसने साफ साफ ये बोल दिया है कि चूंकि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन सेक्टर में बहुत सारे इंडस्ट्री प्लेयर्स बोल रहे थे कि कॉम्प्लायंस के नॉर्म्स को थोड़ा रिलैक्स करिए, हमें इनोवेशन के लिए पैसे चाहिए, मतलब कुल मिला के अब नए अमेंडमेंट्स में जो भी पैसा बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके कंपनी बनाएंगी, लोकल लेवल से शेयर करना जरूरी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमैनिटेरियन वाला एलिमेंट था बेनिफिट्स को लोगों के बांटने का, लोकल कम्युनिटीज में बांटने का, वो यहां कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। फिर अगली न्यूज, इंडेंजर्ड हिमालयन वल्चर ब्रेड इन कैप्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। देखिए क्या है, पहला इंस्टेंस इंडिया के अंदर देखा गया कैप्टिव ब्रीडिंग का हिमालयन वल्चर का। ये कहां पे, आसाम स्टेट जू गुवाहाटी में। इस पर्टिकुलर हिमालयन वल्चर को नियर थ्रेटेंड बोला गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की रेड लिस्ट में। हिमालयन वल्चर एक कॉमन विंटर माइग्रेंट है इंडियन प्लेन्स की, हाई हिमालयास की ये रेजिडेंट है। आसाम प्लेन्स में इसको सक्सेसफुली रियर किया गया। इसको आप हिमालयन वल्चर जिप्स हिमालयनेसिस भी बोलते हैं। आसाम स्टेट जू गुवाहाटी में ये पाई जाती है। इस पेपर ने स्टेट किया है कि जो सक्सेसफुल हैचिंग थी वो नोट की गई 14 मार्च 2022 को एक आर्टिफिशियल ब्रूडिंग फैसिलिटी में। एक प्लास्टिक बॉक्स में 1x1 फीट में इसको यहां पे रखा गया था। 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का यहां पे एक लैंप चलाया गया। इतना स्पेस दिया गया इस बर्ड को कि वो लैंप के पास भी आ सकती है, लैंप से थोड़ा दूर भी जा सकती है। इसकी हाउसिंग बहुत ज्यादा सफिशिएंट थी। देखिए इस पर्टिकुलर ब्रीडिंग इनिशिएटिव को इंपॉर्टेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि गुवाहाटी आसाम में ब्रीडिंग की जा रही थी और ये जो पर्टिकुलर बर्ड है ना, हिमालयन वल्चर, ये पाई जाती है स्नो कैडेड माउंटेन में। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल इस हिमालयन वल्चर ने अपने आप को ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में इनकॉर्पोरेट कर लिया, अपने आप को ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में आप कह लो अडेप्ट कर लिया। ठीक है भाई, अगर आप देखो तो वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर सेटअप किए जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। आसाम में भी सेटअप किया गया। 4 वीसीबीसी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा सेटअप किए गए, पिंजौर हरियाणा में, भोपाल मध्य प्रदेश, निरानी आसाम में और राज भगत वावा वेस्ट बंगाल में। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे। साथ साथ ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिमालयन वल्चर है ये भाई आईयूसीएन के रेड लिस्ट में कौन से लेवल पे आती है, तो नियर थ्रेटेंड लेवल पे आती है। ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ये इस प्रकार के आर्टिकल्स ना प्रीलिम्स के रिस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मेंस में इसमें ज्यादा कुछ यहां पे पूछा नहीं जाएगा। और आज का फाइनल आर्टिकल, पाकिस्तान ने अप्रूव किया है सिक्योरिटी पैक्ट विद यूएस। अब ये थोड़ा एक अलग न्यूज है। पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इस समय पे डिसएडवांटेजेस पोजीशन में, तो अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए यूएस जो बोल रहा है वो पाकिस्तान कर रहा है। और पाकिस्तान के कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूवल दिया है, चुपचाप से उन्होंने सिक्योरिटी पैक्ट यूएस के साथ साइन कर लिया है। उसका नाम है सिस्मोया, मतलब कम्युनिकेशंस इंटर ऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, सिस्मोआ। पाकिस्तान और यूएस के बीच में साइन हुआ है। तो इससे एक फ्रेश डिफेंस कॉर्पोरेशन शुरू होगा। देखिए पाकिस्तान यूएस के बीच में एक डिस्ट्रस्ट की भावना है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है इस डिस्ट्रस्ट की भावना को अभी के लिए हटाया गया। मिलिट्री टाइज अच्छे किए जा रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली इस समय पे, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो अमेरिका 10 रुपया भी पाकिस्तान की तरफ फेंकेगा तो पाकिस्तान सर झुका के उसको उठा लेगा। तो इसीलिए ही यहाँ पे सिस्मोआ है। अब सिस्मोआ के अंदर पाकिस्तान को किस लेवल पे डिफेंस कॉपरेशन मिलेगा, किस लेवल पे एडवांस लेवल के डिफेंस गियर्स मिलेंगे, ये अभी के लिए हम नहीं बता सकते। लेकिन बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट जरूर साइन किया गया पाकिस्तान और यूएस के बीच में। मीटिंग हुई थी यूएस सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल एरिक कुरिला और पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के बीच में। एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट है सिस्मोआ यूएस के साथ पाकिस्तान का। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बेसिस पे यूएस को लोकली भी परमिशन मिल जाती है, लेवरेज मिल जाता है कि वो बड़े स्केल पे अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को पहली बार साइन किया गया जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में अक्टूबर 2015 में, 15 साल के लिए। 2020 में एक्सपायर हो गया था, अब इसको यहाँ पे फिर से एक्सटेंड किया गया है। कल की डेट में अगर इलेक्ट होकर इमरान खान फिर से आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हो सकता है वो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को तोड़ भी दें। क्योंकि इस एग्रीमेंट में डिफेंस हार्डवेयर जरूर मिलेगा पाकिस्तान को, बट पाकिस्तान को और बहुत सी शर्तें माननी पड़ेंगी यूएस की, जो शायद वो मानना नहीं चाहते। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। ओवरऑल आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ यूजफुल जानने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा दोस्तों, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। हैव अ ग्रेट डे।